जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे पर नजर डालते हैं। আমি একটু বাংলায়ও বলতে চাই। আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে মোদিজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান বন্ধুদের সবাইকে। बांग्लादेश के साथ भारत की तकरीबन 4000 किलोमीटर की सरहद लगती है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों से मिल रहे चैलेंजेस को देखते हुए भारत के लिए इस इलाके में ऐसे मुल्क की जरूरत है जो उसका दोस्त हो। यही वजह है कि भारत को बांग्लादेश की मदद की जरूरत है। उससे नए तरीके से कनेक्टिविटी के तरीके निकाले जा रहे हैं। सार्क का अब कोई असर नहीं रह गया है, लेकिन BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल लिंक के जरिए भारत बांग्लादेश के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जब भारत बांग्लादेश की मदद के लिए 2 कदम आगे नहीं बढ़ाता है तो चीन उसके लिए 4 कदम आगे बढ़कर और आगे आ जाता है। पद्मा नदी में हाल में जो पुल बना है उसे बांग्लादेश ने भले ही अपने पैसों से बनाया हो, लेकिन उसके कंस्ट्रक्शन में चीनी कंपनियों की मदद ली गई है। अब हालात ये है कि ढाका के इर्द गिर्द चीनी कामगारों की बस्तियां बन चुकी हैं। कई चीनी लेबर्स तो वहीं शादी करके बस गए हैं। इस तरह चीन की मौजूदगी भारत के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। तो इस लिहाज से भी भारत का बांग्लादेश के साथ सहयोग को मजबूत करना बेहद जरूरी है। अब बांग्लादेश भारत पर कारोबार बढ़ाने पर काफी जोर दे रहा है। तकरीबन 25 सामानों को छोड़कर मोदी सरकार ने बांग्लादेश के तकरीबन पूरे एक्सपोर्ट को कई तरह की छूट दे रखी है। यही वजह है कि भारत में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। खैर, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान जैसे अहम पड़ोसियों के साथ तनाव भरे रिश्ते के दौर में बांग्लादेश से मजबूत रिश्ते को मोदी सरकार के लिए एक बड़ी राहत बताया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश में शेख हसीना और भारत में मोदी सरकार के आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में एक नई चमक आई है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 से लेकर अब तक तकरीबन 12 बार मिल चुके हैं और इन्हीं मुलाकातों के दरमियान बेहद तगड़ा सियासी खेल भी हुआ है मोदी, अडानी और शेख हसीना के बीच। तो दोस्तों, पहले जब किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यानी हेड ऑफ स्टेट भारत आते थे तो देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी फोटो अखबारों में छापी जाती थी। लेकिन अब कोई भी हेड ऑफ स्टेट किसी भी देश का अगर भारत आता है तो उसकी अडानी के साथ खींची गई फोटोज वायरल होती हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि बांग्लादेश की शेख हसीना के भारत दौरे में उनकी गौतम अडानी से मुलाकात की चर्चाएं गर्म मुद्दा बनी हुई हैं। अडानी ने कहा है कि वो 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस पर 1600 मेगावाट के गोड्डा पावर प्रोजेक्ट और बांग्लादेश को डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन की कमिश्निंग के लिए कमिटेड है। दरअसल अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया है। ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी BPDB को बिजली की सप्लाई करी जाएगी। मोदी ने 2016 में यह करार करवाया था। इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अपने बांग्लादेश दौरे में करी थी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि झारखंड भारत में सबसे कम बिजली अवेलेबिलिटी वाला स्टेट है और कमाल की बात है कि यहां से बिजली बनाकर विदेश भेजी जा रही है। इस प्लांट लगाने के नाम पर यहां बसे आदिवासियों को हटाया गया है। लोकल नदी से भारी क्वांटिटी में पानी लिया गया है। कोयला ढुलाई के लिए रेलवे लाइन बिछाने के नाम पर किसानों से जमीनों को खाली करवाया गया है ताकि बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करी जा सके। और दूसरी बेहद दिलचस्प हकीकत यह है कि गोड्डा के 1600 मेगावाट के इस पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन का ठेका अडानी ने चीन की कंपनी सेप्को 3 को दिया है।
वहीं दूसरी दिलचस्प बात यह है कि झारखंड की पुरानी एनर्जी पॉलिसी में एकदम साफ प्रोविजन था कि झारखंड में लगने वाले और कोयले से चलने वाले किसी भी पावर प्लांट की 25% बिजली स्टेट सरकार को एक तय रेट पर मिलेगी। लेकिन मोदी ने दबाव डालकर इस सरकारी पॉलिसी को भी अडानी के फेवर में मोल्ड करवा दिया है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ऐसा करने से झारखंड को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात को दरकिनार कर दिया गया है। और मजे की बात यह भी है कि बांग्लादेश अडानी से बहुत बिजली खरीद सके, इसलिए उसे कर्ज भी मोदी सरकार ने मुहैया करवाया है। वैसे यूपीए की हुकूमत के दौरान साल 2010 में भारत ने बांग्लादेश को $1 अरब का कर्ज देने का ऐलान किया था। यह कर्ज बिजली और सड़क जैसी बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए था। उस वक्त एनटीपीसी और बांग्लादेश बिजली बोर्ड के नए प्रोजेक्ट के बारे में समझौता भी हुआ था, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियां बाहर हो गईं और अडानी पावर जैसी प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने को बांग्लादेश को राजी कर लिया गया। खैर, अहम बात यह है कि इस समझौते में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी बीपीडीबी कैपेसिटी फी के तौर पर 3.26 बांग्लादेशी टका यानी 2.72 रुपए पर किलोमीटर घंटे का पेमेंट करने के लिए सहमत हुआ है, जो बांग्लादेश में किसी भी दूसरे पावर प्लांट से ज्यादा है। अडानी का बांग्लादेश से जो समझौता करवाया गया है, उसके मुताबिक बांग्लादेश को गोड्डा बिजली प्लांट को एनुअल कैपेसिटी फी 2,865.55 करोड़ टका यानी 2,392.16 करोड़ रुपए देना होगा, जो 2023 से शुरू हो जाएगा, जबकि लाइफ टाइम कैपेसिटी फी 84,903.72 करोड़ टका यानी 70,877.62 करोड़ रुपए है, यानी लगभग 71,000 करोड़। अब सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश के ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेट यानी BWGED के मेंबर हसन मेहंदी ने कहा है कि खर्च करी गई रकम से सिर्फ अडानी ग्रुप को फायदा होगा, बांग्लादेश के लोगों को नहीं। मेहदी ने यह भी कहा है कि इसके चलते बांग्लादेशी लोगों और बांग्लादेश की इकोनॉमी को खास तौर से एक अरबपति कंपनी की लग्जरी के लिए भुगतना पड़ेगा, जो हर साल अमीर हो रही है। खैर, अब आप समझ ही चुके होंगे कि यह खेल कितना बड़ा है। साहिब ने ऐसे दांव बिठाकर यह इंतजाम कर लिया है कि उनकी पार्टी को आखिरी तक इतना चंदा मिलता रहे जिससे उनकी पार्टी को सरकार बनाने के लिए खरीदारी करने में कोई भी तकलीफ ना आए। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना भी पीछे नहीं है। अपने इस भारत दौरे में शेख हसीना के साथ 160 बांग्लादेशी कारोबारियों का डेलीगेशन भी आया है। इतने बड़े दल के साथ उनका भारत आना कितना अहम है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FBCCI के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के आखिरी तक बांग्लादेश से भारत को किया जाने वाला एक्सपोर्ट बढ़कर $2 अरब का हो जाएगा। पिछले एक साल में भारत और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट 94% बढ़ा है। नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को शेख हसीना से मुलाकात के बाद कहा था कि बांग्लादेश भारत के सबसे बड़े कारोबारी सहयोगियों में से एक है। तो दोस्तों, बांग्लादेश अब दुनिया के सबसे पिछड़े मुल्कों की लिस्ट से बाहर निकल चुका है और उसने मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग एक्सपोर्ट में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के साथ ही हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन के सेक्टर में भी अपने झंडे गाड़े हैं। पिछले कुछ साल में बांग्लादेश एशिया की सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी में शुमार हो चुका है। हालांकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ऐसे वक्त में भारत के दौरे पर आई हैं जब इंटरनेशनल बाजार में तेल, गैस, मशीनरी और कच्चे माल की कीमतों की वजह से उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व पर भारी दबाव बना हुआ है। अपने फौरी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए बांग्लादेश ने IMF से $400 अरब का कर्ज मांगा है। जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त में बांग्लादेश को भारत की मदद की काफी जरूरत है, लेकिन भारत के लिए भी बांग्लादेश की जरूरत काफी बढ़ चुकी है। एशिया के मौजूदा स्ट्रैटेजिक हालात और चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर बांग्लादेश पर भारत की स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी काफी बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।